थैंक यू राजेश भाई। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे अवसर दिया कि जहां पर कि मैं आके अपनी बात को रख सकूं। और मैं ये सबको बता दूं कि राजेश भाई ही मेरे गुरु हैं। उन्होंने ही मुझे बोलने के लिए बोला था आज से 10 साल पहले भी। और मैं जो भी बोलता हूं, जैसा भी बोलता हूं, सब राजेश भाई की देन है। एंड मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं उनको अपना गुरु मानता हूं जी। जैसा कि राजेश भाई ये 8 बजे सुबह ज्ञान की गंगा बहाते हैं और ज्ञान देते हैं। आई रियली अप्रिशिएट जी। हिंदू धर्म के अंदर भी बोला गया है कि सुबह 4 बजे उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, घंटा पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में आके हमें योग करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और कुछ अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपनी सोल के ऊपर, और हमारा जन्म क्यों हुआ है इस ब्रह्मांड में, हम इस धरती पे क्यों आए हैं, इन सब का क्वेश्चन खोजने के लिए सुबह का वक्त बहुत बढ़िया होता है। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। और मैं अपने हर पार्टिसिपेंट को, अपने हर क्लाइंट को, कंपलसरी होता है, रिकमेंडेड होता है कि आप सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और पूरा परिवार उठेगा। और उसके अंदर जो मैंने आपको चीजें बताई वो कंपलसरी होती हैं। और उसके बाद कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, राकेश भाई हमारा समय आएगा। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई है, कभी किसी का समय नहीं आता, समय लाना पड़ता है। और समय लाने के लिए कुछ एक्शन करना पड़ता है। अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और बोलें कि कोरोना ठीक हो जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब चीजों की करने की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये समय आके सब ठीक हो जाएगा। समय को लाना होगा, अपनी हेल्थ पे काम करना होगा, अपने माइंडसेट पे काम करना होगा। लोग आजकल घर में बैठे बैठे या तो नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे हैं, या सीरियल्स देख रहे हैं, या खूब खाना खा रहे हैं, और साथ साथ दवाइयां चल रही हैं। और आने वाले टाइम के अंदर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ दिनों के अंदर बड़ी हो सकती है। मेरी आपसे सबसे पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अच्छे समय की इंतजार मत कीजिएगा, अच्छे समय को लाने के लिए कुछ एक्शन कीजिएगा। हमें, जो कि हमारे एंशियंट एपिक, जो हमारे पुराण हैं, या जो पुराने हमारी जो चीजें हैं, उनको प्लीज एक्सेप्ट कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपने बड़ों का आदर कीजिएगा। इन सब चीजों के साथ मैं आज की अपनी मेन वेबिनार शुरू करने जा रहा हूं। आई होप आपको ये मेरा इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी ये कन्वर्सेशन अच्छी लगी, प्लीज चैट बॉक्स के अंदर लिखिए आई गॉट इट। चैट बॉक्स के अंदर लिखिए आई गॉट इट, जिससे कि मुझे पता लग जाए कि यस, आप लोग भी कल से ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए तैयार हैं। 1 घंटा योग करेंगे, 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, पिक्चर्स फालतू की नहीं देखेंगे, आप जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर करेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम गेटिंग ह्यूज रिस्पॉन्स। आई नीड मोर रिस्पॉन्स। मतलब 200 से ज्यादा, 180 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। आई नीड एवरीबॉडी डिक्लेयर करें कि यस, कल से मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा और अपना और अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम ऊपर लेके जाऊंगा। और उसके अंदर आपको और मेरे को एक्शन लेना होगा। बिना एक्शन के समय नहीं आता, सिर्फ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना। थैंक यू सो मच फॉर योर सो मच लव। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राकेश शर्मा है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस ऑफ विल है फॉर बिजनेस प्रोग्रेस एंड फैमिली हैप्पीनेस। इस वेबिनार की शुरुआत करने से पहले, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोग 8 बजे मेरे इस वेबिनार को सुनने के लिए आए। आप लोगों के पास कुछ और भी बहुत जरूरी काम रहे होंगे, पर उसके बावजूद भी आप आए। रियली थैंक यू। मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपके इस समय जो आपने इन्वेस्ट किया है, इसकी बेस्ट वैल्यू दूंगा। और अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, 2 चीजों की मैं गारंटी देता हूं जी, 2 चीजों की गारंटी देता हूं। नंबर 1, आपका परिवार और मेरा परिवार खुश रहेगा,
जिंदगी भर। आपका परिवार और मेरा परिवार खुश रहेगा जिंदगी भर अगर आप मेरी बताई हुई बातों को इंप्लीमेंट करते हैं। नंबर 2, आपकी फैमिली हमेशा यूनाइटेड रहेगी। यूनाइटेड का मतलब जैसे जैसे परिवार बड़े होते जा रहे हैं, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, शादियां हो रही हैं, सब अलग होते जा रहे हैं, बिजनेस भी अलग होते जा रहे हैं, खाना भी अलग होता जा रहा है, किचन भी अलग होती जा रही है, हर तरफ से अलग होते जा रहे हैं। तो अगर आप आज मेरे को ध्यान से सुनेंगे तो मैं आज आपको हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीजें बताऊंगा और आप बहुत सारे लोग उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उसको, सारे बिजनेस ओनर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं अपने 24 साल के प्रोफेशनल कैरियर से वो सारी चीजें आपको 100% देना चाहूंगा। तो ये 2 बेनिफिट मैं दूंगा आप लोगों को, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाता हूं। मैं ऑल ओवर इंडिया बिजनेसमैन को, बिजनेस ओनर्स को कोच करता हूं टू फ्यूचर प्रूफ देयर बिजनेस, कि अपने बिजनेस को फ्यूचर प्रूफ किया जाए, अपनी फैमिली को यूनाइट किया जाए, अपने लीगेसी को, ये वर्ड याद रखिएगा, आप और मैं बहुत सारी लीगेसी क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे पीएफ, ईएसआई, बैंक और बहुत सारी जगहों पे हमने अपने धन को इकट्ठा किया हुआ है। ये धन मेरी नेक्स्ट जनरेशन को प्यार मोहब्बत से चला जाए, उसके लिए ये मैंने एक मुहिम छोड़ी है ऑल ओवर द इंडिया, जिसमें कि मैं लोगों को कोच करता हूं। मोर देन 2000 बिजनेसमैन की फैमिलीज मेरे साथ एसोसिएटेड है जो ऑलरेडी इस चीज से बेनिफिट ले चुकी है। सो प्लीज इसको आप सुनिएगा जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और ये मैं क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बात है तब की जब मैं एक 8 साल का लड़का था और 1978 की बात है। मैं बहुत ही संपन्न परिवार में पैदा हुआ था। मेरे दादाजी ना पटवारी थे, गांव के पटवारी का मतलब आप समझ सकते हैं क्या रसूख होता है उनका। और दादाजी के 4 बेटे थे और 4 बेटियां थी, और इन सब की शादियां हो गई थी, और बहुत बढ़िया घर था हम लोगों का। और पूरे परिवार और पूरे गांव के अंदर ना दादाजी का डंका बजता था कि देखो ये परिवार है कितना मिलजुल के रहता है, ये परिवार है कितना अपने पिताजी का कहना मानता है। इस तरीके से चीजें चल रही थी। एक दिन दादाजी जैसे रोज सुबह सुबह सैर को जाते थे, अपना सैर करने के लिए निकले, और रोड क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और वो पार्थिव शरीर अभी घर पे नहीं आया था, और घर पे बातें होने लगी, संदूक की चाबी कहां रखी है, प्रॉपर्टी के पेपर कहां रखे हैं, ये प्लॉट पिताजी मुझे देके गए थे, ये हार पिताजी मुझे देके गए थे। और 2 3 4 दिन के अंदर तो घर में एक ओपन घमासान युद्ध सा छिड़ गया। जिस परिवार की पूरे का पूरा गांव और कुनबा वाह करता था, मिसाल देता था, दादाजी के जाने के बाद सब धाराशायी हो गया, क्योंकि दादाजी सक्सेशन प्लानिंग भूल गए। दादाजी वो चीजें भूल गए जो मैं आज आपको बताने जाऊंगा। और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, मतलब एक राजा से रंक कैसे बनते हैं, लोग इसको बोलते हैं काल था, समय था, मैं इसको बोलता हूं एक्शन में कमी थी। चाहे वो दादाजी के एक्शन में कमी थी, चाहे पिताजी के एक्शन में कमी थी, शायद उनको अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन आज मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवेयरनेस देने जा रहा हूं, हाउ टू कीप योर फैमिली यूनाइटेड एंड हैप्पी एंड फॉरएवर। आप में से कितने लोग मेरी इस कहानी को रिजोनेट करते हैं, या आपने अपने आसपास कहीं देखा है, न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा है, या अपने पड़ोस में कहीं देखा है, या आपके परिवार से हुआ है। सो आई वांट कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप लिखेंगे आई गॉट इट, आई गॉट इट, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि ये जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइप करेंगे आई गॉट इट, सो दैट मैं अपना 100% आपको दे सकूं, मैं अपना 100% आपको दे सकूं। सो मुझे आई नीड मोर आई गॉट इट। मोर देन 200 पीपल जूम पे जुड़े हुए हैं, और मोर देन 300 पीपल फेसबुक के ऊपर हैं,
और ये राजेश भाई की मुहिम जो है, जो उन्होंने ये जो ज्ञान की गंगा बहाई है, रियली इट इज अ फैंटास्टिक। और ये मैं चाहता हूं ऑल ओवर द वर्ल्ड फैले, उनको पता लगे कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हमारा परिवार की वैल्यूज क्या है, और किस तरीके से हम पूरे वर्ल्ड पे आज भी गवर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपसे मेन शेयर करने जा रहा हूं। जस्ट गिव मी 1 मिनट सो दैट मैं अपनी पीपीटी ऑन कर लूं। राजेश भाई, मुझे स्क्रीन शेयर करने की परमिशन प्लीज आप दे दीजिएगा। सचिन मेहता भैया को को होस्ट बना दो। सचिन जी, आप मुझे स्क्रीन शेयर करने का मेरे को आप परमिशन दे दीजिएगा, जिससे कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं। जी जी राकेश सर, आप कर सकते हैं जी। अब आपको होस्ट है। ठीक है जी, मैं ये कर रहा हूं। यस, क्या आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? जस्ट टाइप यस सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड और मैं अपनी प्रेजेंटेशन चालू कर सकूं। प्लीज टाइप यस। क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? प्लीज टाइप यस। ग्रेट, ठीक है जी। तो मैं अब अपनी मेन प्रेजेंटेशन शुरू करने जा रहा हूं जी। पहली चीज है जी, आपको समझ लेना होगा, विल बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अक्सर लोग मेरे को बोलते हैं, राकेश भाई विल की क्या जरूरत है? मैं अगर अपने पापा से विल की बात करता हूं तो पापा नाराज हो जाते हैं। विल लिखने का मतलब तो ये होता है कि हम अपने बुरे वक्त को आज ही सोच रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं, मेरे चाचा जी कह रहे हैं कि मैं सब देख लूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हर घर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। सो लोग कहते हैं कि हमें या मेरा परिवार में ऐसा नहीं होगा जैसा कि राकेश शर्मा के परिवार में हुआ, या एकता कपूर के सीरियल में जैसा होता है, या जैसे शर्मा जी के घर में या वर्मा जी के घर में होता है। प्लीज, बुरा वक्त नॉक करके नहीं आता। मैंने पहले भी बोला था, आपको कुछ लाइफ में एक्शन लेने पड़ेंगे, और उन एक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक्शन ये है कि आपको अपनी विल लिखनी है। विल की इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मैं आज, मुझे जितना भी समय मिलेगा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 चीज है सर कि अगर आप अपनी विल लिखते हैं तो आप अपनी जो एस्टेट है, जो आपने लीगेसी क्रिएट की है, उसको अपनी इच्छा के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपने कोई विल नहीं लिखी, आपको तो किसी ने बोला विल लिखने से बुरा वक्त आ जाता है, ये पता नहीं किसकी कहानी थी, कहां से चली थी। तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने विल नहीं लिखी तो आपने बुरा वक्त तो इनवाइट कर लिया अपने परिवार के लिए। मैं 2-3 इंस्टेंस दूंगा जो कि आपको क्लियर करेंगे मेरे इस कथन को। सपोज करते हैं मैंने सिर्फ एक सिंपल LIC की पॉलिसी ली हुई है, और मैंने LIC पॉलिसी के अंदर अपने पिताजी को नॉमिनी किया हुआ है, ये मानते हुए कि पिताजी ने जिंदगी भर मेरे ऊपर बहुत मेहनत की है, गाइड किया है मेरे को, और मेरे ऊपर अपने लाइफ का सारा पैसा लगा दिया। और अगर मैं जिंदा रहता हूं तो पिताजी की पूरी टेक केयर करूंगा। बट भगवान ना करे अगर मुझे कुछ हो गया, ये 5 करोड़ रुपए की पॉलिसी मैं अपने पापा के लिए नॉमिनी लिख दिया, और मैंने मान लिया कि ये मेरे जाने के बाद पापा को 5 करोड़ मिल जाएंगे। और भगवान ना करे मेरे साथ मिस हैपनिंग हो गई और मैं चला गया ईश्वर के चरणों में, ये सोचते हुए कि पिताजी को 5 करोड़ मिल जाएंगे। और पिताजी 5 CR के लिए इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्लेम लॉन्च करने के लिए गए। जब पिताजी लॉन्च करने के लिए क्लेम गए तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने बताया कि भाई साहब, आपके आने से पहले जिन पर्सन की मिस हैपनिंग हुई है उनकी वाइफ ऑलरेडी क्लेम डाल चुकी है, और उनके बच्चे भी अलग से क्लेम डाल चुके हैं, और अब आपका क्लेम और आया है एज ए नॉमिनी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने उन्हें हाथ जोड़ के बोला कि देखिए जी, हम आपको अभी ये पैसा रिलीज नहीं कर सकते क्योंकि आप नॉमिनी हैं, और ये जो उसकी वाइफ आई है, डिसीट की वाइफ आई है, ये बेनिफिशियरी हुआ है, और जो जिस पर्सन की डेथ हुई है उसका बेटा जो आया है वो बेनिफिशियरी है। अब हमें नहीं पता, हम जुडिशरी नहीं है, हमें नहीं पता कि
मिस्टर राकेश का बेनिफिशियरी कौन कौन है, और उन सब को उन्होंने बोला कि आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे। इस लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट को लाने के लिए कोर्ट से 6 महीने से लेके 4 साल लगते हैं, और जो फीस देनी होती है उसके बारे में मैं इस प्लेटफॉर्म से जिक्र नहीं करूंगा। जो लोग भुगत भोगी हैं उनको पता है कि जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं तो कितना जाता है। सो इट मींस कि मैंने तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिया था, नॉमिनी भी किया था, पापा का नाम भी लिखा था, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई मेल आदमी बिना विल के पूर्ण हो जाता है, ईश्वर के चरणों में चला जाता है, उस केस में उसकी प्रॉपर्टी 3 लोगों में डिवाइड होगी, और वो 3 लोग हैं मदर, वाइफ और बच्चे। इन 3 लोगों में बराबर के हिस्से से डिवाइड होगी। मैं तो देना चाहता था अपने पिताजी को, नॉमिनी भी भरा था, मुझे तो इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला भी था कि जिसका नाम आप नॉमिनी में लिखेंगे उसी को जाएगा, लेकिन मैं हिंदू सक्सेशन एक्ट को पढ़ना और समझना भूल गया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप विल नहीं लिखते हैं उस केस के अंदर आप इंटेस्टेट हो जाते हैं और आपकी सारी प्रॉपर्टी हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी। और उस हिंदू सक्सेशन एक्ट को फॉलो करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट में जाने के लिए आपका पूरा परिवार प्रेजेंट होगा कोर्ट में। मतलब आप सोचिए, मेरी प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं किसको देना, डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा। डिफरेंट लोगों के पास जाना पड़ेगा और लॉस को समझना पड़ेगा, खर्चे करने पड़ेंगे, जूते घिसने पड़ेंगे। और परिवार में चाहे वो बहन हो, चाहे वो जीजा हो, चाहे वो आपका छोटा भाई हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे मदर हो और चाहे वाइफ हो, मतलब उन सब को जाना पड़ेगा फॉर गेटिंग द सक्सेशन सर्टिफिकेट। सिर्फ छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जांपल दिया है मैंने अभी आपको, सिर्फ छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर मैंने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, नॉमिनी लिया, उसी समय मैंने अपनी एक विल भी लिख दी और विल में लिख दिया मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर सो एंड सो, जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी से ली गई है। मेरे जाने के बाद मेरे पिताजी इसके बेनिफिशियरी हैं, मैंने ये लाइन लिख दी। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट इसको एक्सेप्ट करता है। अब यहां पे इंडियन सक्सेशन एक्ट लग जाएगा और मेरी विल को फाइनल माना जाएगा, और मैं इंश्योरेंस कंपनी में जाता हूं, फादर इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं, डेथ क्लेम का सर्टिफिकेट देते हैं, साथ में विल की कॉपी भी देते हैं। अब चाहे मेरी वाइफ क्लेम ठोक दे या मेरे बच्चे क्लेम ठोक दे, इंश्योरेंस कंपनी को हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से, इंडियन सक्सेशन एक्ट के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा और बेनिफिशियरी को पेमेंट करनी होगी। मैंने सिर्फ एंड सिर्फ आपको अभी इंश्योरेंस का बताया है। मैं आपको आंकड़े देता हूं, उससे आपकी आंखें खुलेंगी। आंकड़े का मतलब यह है 10,500 करोड़ रुपया इंश्योरेंस कंपनी के पास पड़ा हुआ है अनक्लेम्ड। इंश्योरेंस कंपनी के पास अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने पॉलिसी ली, अपने परिवार को बताया ही नहीं और मेरी मिसहैपनिंग हो गई, और मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, नॉमिनी भर दिया अपनी मदर का, और मदर मेरे से पहले ही डेथ हो चुकी है और मैंने नॉमिनी चेंज ही नहीं किया, तो भी ये मैटर हिंदू सक्सेशन एक्ट का हो गया। तीसरा, मैंने अपने पिताजी का नाम नॉमिनी भर दिया और विल नहीं लिखी, तो भी ये मैटर हिंदू सक्सेशन एक्ट में हो गया। सो इन हर जगहों के अंदर अब मेरी प्रॉपर्टी कैसे बिकेगी, जुडिशरी बताएगा। क्या आप और मैं इतना बड़ा काम सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस के लिए मारामारी कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इसलिए कि मेरे जाने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी कोर्ट डिसाइड करे या जुडिशरी डिसाइड करे किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। और बोला जाता है, आप इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, मैं क्या लाइन बोलने जा रहा हूं।
काफी सारे लोग अभी अपने चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख रहे हैं, अपनी ब्रांच का नंबर लिख रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको सुन लें, उसको समझ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चैट बॉक्स में अपना इंट्रोडक्शन कभी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं जो आज आपको $1 मिलियन की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ये आपको दोबारा नहीं मिल पाएगी। सो प्लीज इस कंसेप्ट को, इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से सुनिएगा, प्लीज, माय हम्बल रिक्वेस्ट। सो मैंने सिर्फ अभी इंश्योरेंस पॉलिसी की बात की और 10,500 करोड़ रुपया सिर्फ एक कंपनी के पास पेंडिंग है, द नेम इज द LIC ऑफ इंडिया। फॉर 4,500 करोड़ रुपया बाकी सारी कंपनीज के पास पेंडिंग है, बिकॉज नॉमिनी गलत है, फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। इन सब की जड़ क्या है? आपने सुनिएगा, आपने और मैंने विल नहीं लिखी, और इस मिथ में रहा मेरा परिवार बहुत अच्छा है, प्यार मोहब्बत से रहेगा। यस, रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ आपको और मुझे एक्शन करने हैं, और वो एक्शन विल सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसको समझ लीजिएगा। इसके अलावा आपने और मैंने बैंक में सेविंग अकाउंट खोला हुआ है, लॉकर खोले हुए हैं, FD की हुई है, पोस्ट ऑफिस के अंदर हमने सेविंग्स की हुई हैं, हम लोगों ने PPF अकाउंट खोले हुए हैं, हर जगह पर नंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की हुई हैं। उन सब में आपको इंस्टेंस बताता हूं, 30% केसेस के अंदर नॉमिनी लिखा ही नहीं हुआ। 30% केसेस में नॉमिनी का नाम ही नहीं है। तो ये सारे के सारे मैटर जिस बंदे ने इन्वेस्ट किए हैं उसकी मिसहैपनिंग के बाद ये अकाउंट खुले तो कोर्ट की इंटरवेंशन से खुलेंगे। 40% लोगों ने नॉमिनी का नाम भरा है, लेकिन नॉमिनी का नाम मदर का नाम है या फादर का नाम है, जो कि मेरे से पहले ही चले गए हैं। सो इस केस के अंदर अगर कभी मेरी मिस हैपनिंग हुई और मेरी फैमिली मेरे PPF अकाउंट को ओपन करने के लिए गई और वहां पे पता चला कि मैंने जिस पर्सन का नाम नॉमिनी भरा हुआ था वो तो है ही नहीं इस दुनिया में, तो ब्रांच मैनेजर साहब या बैंक मैनेजर साहब आपके चाचा जी ही क्यों ना हो, वो आपको फंड रिलीज नहीं कर सकते। वो बोलेंगे पूरे कुनबे को लेके कोर्ट जाओ और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। सो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप चाहते हैं आपकी एस्टेट को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी लीगेसी को जुडिशरी डिसाइड करे कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। नहीं, कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये जो रास्ता होता है जहां पे जुडिशरी के पास जाना होता है बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन अगर हम अपनी विल को लिख लेते हैं, विल के लिख लेने से मैं फ्यूचर के सारे डिस्प्यूट्स को खत्म कर देता हूं। विल अपने आप में अल्टीमेट डॉक्यूमेंट नहीं है, बट सक्सेशन प्लानिंग का पहला टूल है। सो इट इज ए फर्स्ट टूल ऑफ द सक्सेशन प्लानिंग। अब मैं थोड़ा सा आपको ना एडवांस साइड पे लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा एडवांस साइड। सो प्लीज आप मेरे को बहुत ध्यान से सुनिएगा, चैट बॉक्स में मस्त मत रहिएगा, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू। मैं यहाँ पे आप एग्जांपल देता हूं, जस्ट होल्ड। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं कि ये एक दादाजी हैं और दादाजी के नीचे इनके सन 1 है एंड सन 2 है, और साथ में डॉटर भी है इनकी। और ये जो सन 1 है, इनके नीचे भी इनका एक बेटा है और एक इनकी डॉटर है। इनके नीचे सिर्फ एक ही डॉटर है, और इस डॉटर के सन 1 है, सन 2 है। ये एग्जाम्पल बहुत गौर से सुनिएगा। क्यों सुनिएगा? मैं आपको बता रहा हूं, एक आंकड़ा मैं पहले दे देता हूं, डाटा मैं पहले दे देता हूं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जुडिशरी के अंदर 2.2 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। 2.2 करोड़ केसेस।
एक परिवार एक केस फाइल करता है तो ये एक है, तो ऐसे सिर्फ 2.2 करोड़ केसेस पेंडिंग है। उस चीज से अगर आप बचना चाहते हैं तो मेरे इस एग्जाम्पल को प्लीज समझ लीजिएगा और अपना 100% मुझे दे दीजिएगा। एग्जाम्पल ये है कि दादाजी ने एक प्रॉपर्टी बनाई और ये प्रॉपर्टी बनाने के बाद ये इन्होंने खुद बनाई थी, ये इनकी सेल्फ क्रिएटेड थी, लेकिन दादाजी विल करना भूल गए। और दादाजी जब ये विल करना भूल गए तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला पूरे कुनबे की हो जाएगी। पूरे कुनबे का मतलब ये है कि इनके बेटे हैं सन 1, सन 2 और डॉटर 1। विल नहीं थी, प्रॉपर्टी दादाजी ने सेल्फ एक्वायर्ड की थी, अपनी मेहनत के पैसे से जोड़ के बनाई थी। वो इस प्रॉपर्टी को देना तो ईस्ट को चाहते थे, सन 1 को, क्योंकि सन 1 ने उनके बुरे वक्त में उनका साथ दिया या वो बहुत क्लोज था। बाकी लोग तो सब वेल सेटल थे, सन 1 सेटल्ड नहीं था। पर दादाजी ने विल नहीं लिखी तो उस केस के अंदर वो इंटेस्टेट हो गए और नॉमिनी, अब ये जो प्रॉपर्टी दादाजी की थी, अब दादाजी के जाने के बाद ये प्रॉपर्टी सन 1, सन 2 और डॉटर 1 की हो गई इक्वल शेयर। इन तीनों का इक्वल शेयर हो गया और ये प्रॉपर्टी नहीं बिक सकती जब तक कि ये तीनों पेपर पे साइन ना कर दे। इसके अलावा इनको म्यूटेशन भी करानी होगी, इनको आरडी भी करानी होगी, कोर्ट भी जाना होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। इस प्रॉपर्टी में सिर्फ ये तीनों ही हकदार नहीं है, इनके जो आगे की जनरेशन है ये भी इस प्रॉपर्टी की मालिक है। पहले तो आप चाहते थे, दादाजी चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी मेरे सन 1 को जाए, लेकिन विल नहीं लिखी, अब पूरे कुनबे की हो गई। और जब कोई प्रॉपर्टी इनहेरिटेड हो जाती है, इनहेरिटेड का मतलब ये है कि पीछे से मेरे पास आई है बिना विल के, तो उसके ऊपर मेरा एब्सोल्यूट राइट खत्म हो जाता है। मैं उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, मैं उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकता, मैं उस प्रॉपर्टी को रिनोवेट नहीं करवा सकता जेडीए एग्रीमेंट के थ्रू, एंड नंबर्स ऑफ लिटिगेशन। अब इन तीनों भाइयों का इकट्ठा होना, बहन को भी राइट देना, इनके आगे जनरेशंस की भी एनओसी लेना। क्यों? क्योंकि अब ये एचयूएफ की प्रॉपर्टी हो गई है। सिर्फ किस वजह से कि दादाजी ने अपनी विल नहीं लिखी। एक कलकत्ता की बहुत 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 बड़ी कंपनी है, 6000 करोड़ की कंपनी। ये जो मैं आपको इंस्टेंस दे रहा हूं, सिर्फ इस इंस्टेंस के अंदर ही, क्योंकि दादाजी विल करना भूल गए, वो कंपनी आज की डेट के अंदर कोर्ट के अंदर फाइट कर रही है। क्यों फाइट कर रही है, प्लीज वो सुनिएगा। दादाजी ने कंपनी खड़ी की थी, उनके बच्चे थे और बच्चों के आगे नीचे बच्चे हो गए थे। सन 1 की जो वाइफ थी, इस वाइफ के साथ सन 1 और सन 2 आए, जिसकी उम्र 8 साल और 2 साल थी। 8 साल और 2 साल थी। इस पर्टिकुलर जो बहू थी उस घर की, उस बहू ने बोला कि मेरे को मेरे बच्चों का भविष्य इस परिवार के अंदर सही नहीं लग रहा, इस वजह से मेरे को इस परिवार की जो एचयूएफ की संपत्ति है उसको डिवाइड कर दिया जाए और मेरे बच्चों का शेयर अलग कर दिया जाए। मेरे बच्चों का शेयर अलग कर दिया जाए, जिससे कि मैं अपने इन बच्चों को लेके दूसरी जगह चली जाऊं और इनका भविष्य कर सकूं। इन दादाजी ने क्या ये सपना सोचा था कि मैं जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहा हूं, एम्पायर चाहे एक मकान हो, चाहे एक सेविंग अकाउंट हो और चाहे 6000 करोड़ की संपत्ति हो, रूल सबके लिए एक ही लगता है। रूल सबके लिए एक ही लगता है। अब क्योंकि यहाँ पे दादाजी ने विल नहीं लिखी थी, उस वजह से ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी हो गई सन 1, सन 2 और डॉटर 1 की। अब इनके नीचे भी जो बच्चे थे वो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर मालिक बन गए, बिकॉज इनहेरिटेड है ये। और इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अंदर मेरी जो एचयूएफ की पूरी चेन चलती है नीचे तक, दादाजी, दादाजी के बच्चे, डॉटर या सन, फिर उनके बच्चे, फिर आगे बच्चों के बच्चे, इन सब की ये प्रॉपर्टी हो गई। और इनमें से कभी भी कोई भी उस प्रॉपर्टी का डिवीजन मांग सकता है। मतलब आप ना इसकी डेप्थ को समझो।
मैंने आपको ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस को समझ के, 24 साल के एक्सपीरियंस को समझ के, बहुत ही हिंदी में और बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की विल नहीं लिखी, वो जितनी भी एसेट जो आपने आज तक कमाई है वो आपके किसी भी एक बच्चे को नहीं मिलेगी, पूरे परिवार की हो जाएगी। वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी की तरह डील होगी और उस प्रॉपर्टी में कोई भी माइनर मेजर उस प्रॉपर्टी में कभी भी अपना शेयर मांग सकता है, इवन इफ कोर्ट के थ्रू। मैं आपको कह रहा हूं, प्लीज विल लिखिएगा। विल लिखने से आपके पास पावर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसको देना चाहते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब आपके प्राइवेट लिमिटेड के शेयर, पार्टनरशिप कंपनी में शेयर, एलएलपी में शेयर, आपके लॉकर, आपके बैंक अकाउंट, आपकी ज्वेलरी, आपकी मतलब कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स, इन सब को आपने विल में लिखना है। यस, बिल्कुल राजकुमार जी, आपने सही लिखा। 3 साल तक ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रहती है। मेरी एक जरा सी चूक 3 जनरेशंस को भुगतनी पड़ती है। सो मेरे ख्याल से मैंने जो आपको यहाँ 2 या 3 एग्जांपल्स दिए हैं, इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है, द इंपॉर्टेंस ऑफ विल। अगर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ विल यहां पर समझ में आ रही है, मैं अब आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर पे लेके जाता हूं। अगर आपको समझ में आती है, जस्ट टाइप यस, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको ये टॉपिक मिल गया है। आई वॉन्ट यस फ्रॉम योर साइड। थैंक यू। आई नीड मोर यस, आई नीड मोर यस। मैं मतलब 200 सवा 200 लोग जूम में मेरे से जुड़े हुए हैं और नंबर्स ऑफ पीपल इस वेबिनार को फेसबुक से देख रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया। राजेश भाई इसका टेलीकास्ट कर रहे हैं। सो आई नीड यस फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, क्योंकि जिस चीज को आप कन्फेस करेंगे, जिस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, उसी चीज के ऊपर आप एक्शन लेंगे। जिस चीज के बारे में आप इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, उस पे एक्शन भी नहीं होगा। एंड आप अपनी फैमिली के लिए इनवाइट कर रहे हैं प्रॉब्लम, और फिर बोलेंगे कि भाई हमारा तो समय खराब है। और मैं कहता हूं समय खराब नहीं होता, हमने एक्शन टाइम से नहीं लिए, उस वजह से समय खराब हुआ। थैंक यू फॉर योर नंबर ऑफ यस, थैंक यू सो मच। नाउ अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। अगर आप दादाजी हैं, दादाजी के नीचे बच्चे भी हैं, बच्चों के नीचे आगे बच्चे भी हैं, और मैं चाहता हूं कि कुछ पोतों को भी देखे जाऊं, और मैं चाहता हूं, मैं तो अभी यंग हूं, मेरे तो अभी लेट अस सपोज करो 30-35 साल की मेरी एज है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी विश के हिसाब से बच्चों की टेक केयर हो जाए, तो विल लिखना दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप पापा जी हैं, पापा जी के साथ इनकी वाइफ भी हैं, और यहां पर एक सन 1 है, डॉटर 1 है एंड डॉटर 2 है। ये 11 साल का है, ये 8 साल का है, और ये डॉटर 2 साल की है, और वाइफ की उम्र 30 साल की है, और पापा जी की उम्र 36 साल की है। इस केस को समझिएगा, मेरे पास नंबर ऑफ केसेस आते हैं इस तरीके के, लेकिन जब मिसहैपनिंग हो जाती है ना, तब लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको हाथ जोड़ देता हूं। मैं उनको बोलता हूं अब मेरा समय नहीं है, मेरा समय तब था जब मैं आपको कह रहा था विल लिख लो। अब आपने विल नहीं लिखी, अब ये जुडिशरी मैटर है, सो प्लीज अपने एडवाइजर के पास जाइए, प्लीज अपने फैमिली के एडवोकेट के पास जाइए, और अब उनसे पूछिए कि कोर्ट में किस तरीके से फाइट करनी है। क्यों? क्योंकि प्रिकॉशन, योगा प्रिकॉशन है। मैंने शुरू में भी बोला था, अगर आप योगा करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और वो सारे कार्य करते हैं जो कि हमारी संस्कृति का पार्ट है, ये क्योर है। अगर हम क्योर नहीं करते हैं, हार्ट अटैक होगा, थायराइड होगा, डायबिटीज होगी, नंबर ऑफ गोलियां खाते रहेंगे, उसके बाद डॉक्टर ही देखेगा। द सेम वे के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट को अगर आप आज समझ गए, तो आप अपनी फैमिली को जिंदगी भर यूनाइट रखने में कामयाब हो जाएंगे। इस मेरी प्रेजेंटेशन के बाद आप अपने एडवाइजर से, अपने एडवोकेट भाई से, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और अपनी बिल को क्रिएट करेंगे। यहां मैं एग्जांपल दे रहा था कि आपने अपने बच्चों की टेक केयर करनी है।
तो उसमें अगर ये 36 साल का मैं हूं और 30 साल की मेरी वाइफ है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस केस के अंदर अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैंने विल नहीं लिखी, तो ये प्रॉपर्टी किसको जाएगी? मेरी सारी की सारी लीगेसी किसको जाएगी? कोर्ट में धक्के खाने के बाद मेरी मदर को जाएगी, मेरी वाइफ को जाएगी और मेरे बच्चों को जाएगी। के का मतलब किड्स है। और उस केस के अंदर बच्चे क्योंकि छोटे हैं, मदर कहती है मैं अपना राइट रिलिंक्विश कर देती हूं इन द फेवर ऑफ जिसकी डेथ हुई है उसकी वाइफ में, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वाइफ के पार्ट पे आ गई। वाइफ ने 3 साल के बाद रीमैरिज कर ली। वाइफ ने 3 साल के बाद रीमैरिज कर ली। मे भी हो सकता है कि फैमिली ने ही प्रेशर दिया कि आप रीमैरिज कर लें, बट यहां मेरा कंसर्न आपके छोटे छोटे बच्चों से है। यार हम लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं, इतने नॉवेल्स पढ़ते हैं, इतने नेटफ्लिक्स मूवीज देखते हैं, इतने सारे लोगों पे बातें करते हैं, इतने सारे लोगों को एडवाइस करते हैं दुनिया भर की, है ना, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट नाम की भी एक चीज है, विल नाम की भी एक चीज है। अब क्योंकि मैंने विल नहीं लिखी थी और मेरी मदर ने मेरी जितनी भी प्रॉपर्टियां उनके पास आ रही थी हिंदू सेक्शन एक्ट के हिसाब से, कोर्ट में लीगल हायर सर्टिफिकेट जब लेने की बारी आई तो उन्होंने बोला कि मैं चाहती हूं मेरी डॉटर इन लॉ को ही ये सारी चीजें मिल जाए, और डॉटर इन लॉ ने रीमैरिज कर ली। अब ये जो 11 साल का बेटा है, 8 साल की डॉटर है और 2 साल की डॉटर है, इनकी एजुकेशन, इनकी हायर एजुकेशन, इनकी मैरिज, जो आपने सपने देखे थे उन सपनों का क्या होगा? मैं ये किसी से नहीं सुनना चाहता कि समय खराब आ गया। समय आएगा क्योंकि कुछ कर्म हमारे पिछले हैं, उन कर्मों का भुगतना है, लेकिन कुछ एक्शन ना लेने से अगर मेरी फैमिली को नुकसान होता है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूंगा। बोला जाता है एक पर्सन 2 बार मरता है, एक आदमी 2 बार मरता है। नंबर 1 जब उसकी एक्चुअल डेथ होती है, जब भगवान उसके प्राण ले लेते हैं, एक उस समय डेथ होती है, और एक डेथ उस समय होती है जब वो पर्सन अपने परिवार की नजरों में गिर जाता है। अगर कोई पर्सन अपने परिवार की नजरों में गिर जाता है, वो सबसे बड़ी डेथ है, उससे रिकवरी नहीं लाई जा सकती। इस केस के अंदर पापा जी चले गए, बट पापा जी ने विल नहीं लिखी, और सन 1, डॉटर 1 और डॉटर 2 को वो लाइफ जीनी पड़ी जो कि पापा जी ने कभी सोची भी नहीं थी। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने टाइमली विल नहीं लिखी थी। सो प्लीज आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। और विल मैं कह रहा हूं पहला डॉक्यूमेंट है सक्सेशन प्लानिंग का। सेकंड, फैमिली ट्रस्ट भी होता है, फैमिली ट्रस्ट से भी चीजों को ठीक किया जा सकता है। पर आज मैं आपको सिर्फ विल की इंपॉर्टेंस को बताना चाह रहा हूं। अपनी प्रॉपर्टी को एचयूएफ की प्रॉपर्टी में जाने से बचा लो। आपकी प्रॉपर्टी के बारे में जुडिशरी डिसाइड कर ले, उससे बचा लो। अपने बच्चों को अपनी विल के अंदर मेंशन करिएगा कि मैं अपने बच्चे को ये चीजें देना चाहता हूं या इतने करोड़ का फंड देना चाहता हूं, और इसके लिए गार्जियन अपॉइंट करता हूं। गार्जियन दादा दादी, नाना नानी, भाई, चाचा, कोई भी हो सकता है। सो आपने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया, विल लिखी, उसके अंदर उनका गार्जियन बनाया, एग्जीक्यूटर भी रखा, तो आपने बहुत सारे एरियाज पे काम कर लिया। लेकिन अगर विल ही नहीं लिखी तो पूरी की पूरी फैमिली को नंबर ऑफ सफरिंग से गुजरना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी परिवार हिंदुस्तान के अंदर सफरिंग से गुजरे अपने पिताजी और अपने दादाजी की प्रॉपर्टी को लेने के लिए, अपने दादाजी और पापा जी की लीगेसी को लेने के लिए। The next is that the importance of will. The next is that to avoid the lengthy legal higher succession process. अगर आपने विल लिखी है, विल आपने लिखी है, उसको रजिस्टर कराया नहीं कराया, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। विल को रजिस्टर करा लेना ज्यादा फायदे वाली बात है। अगर आपने विल नहीं लिखी, ना रजिस्टर ना अनरजिस्टर, और आपके पास
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी चल रही है, एलएलपी भी चल रही है, प्रॉपर्टी भी है, सेविंग बैंक भी है, डीमैट अकाउंट भी है, म्यूचुअल फंड में सिप भी डालते हैं और पीपीएफ अकाउंट भी है और नंबर ऑफ चीजें हैं। कहीं पे नॉमिनी है, कहीं पे नॉमिनी नहीं है, नॉमिनी ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे केसेस, बहुत सारी चीजें। तो आपने अपनी फैमिली को लीगल लेंदी प्रोसेस के अंदर धक्का देना है, धक्का दे रहे हैं कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे अपने पिताजी की प्रॉपर्टी को लेने के लिए। पिताजी सिर्फ एक बच्चे को देना चाहते थे, अब वो प्रॉपर्टी पूरे कुनबे में जाएगी। और खर्चा कीजिएगा अपना, अगर कोर्ट के चक्कर में जाते हैं, लीगल सक्सेशन सर्टिफिकेट के प्रोसेस में जाते हैं, आपका पैसा लगेगा, समय लगेगा, और आप अपना कीमती समय जो बिजनेस में लगाने के लिए रखा हुआ है वहां से हटा के अपने फादर की लीगेसी को लेने के लिए जुडिशरी में लगाते रहेंगे। मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो अपना बिजनेस छोड़ के सिर्फ अपने दादाजी और पिताजी की प्रॉपर्टी के केस के सिर्फ कोर्ट के केसेस ही भुगत रहे हैं, उसके अलावा जिंदगी में वो कुछ और कर ही नहीं पाए। सो प्लीज अपने परिवार को बचाइएगा, उनको जिंदगी भर खुश रखिएगा, आज भी और आने वाले टाइम में भी हमेशा हमने उनको खुश रखना है। मिनिमाइज द टैक्स, इसको प्लीज आप सुनिएगा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के लिए और मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। सो इस मैटर को आप समझिएगा। ये पापा जी हैं, पापा जी ने एक विल लिखी और विल में बोला मेरी वाइफ को 2 करोड़ मिल जाए, मेरे ब्रदर को 1 करोड़ मिल जाए, रामू काका को 50 लाख मिल जाए, रामू काका को 50 लाख मिल जाए और फादर को 20 करोड़ मिल जाए। इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझिएगा, आपकी इनकम टैक्स की बहुत सारी क्वायरीज को ये रिजॉल्व करने वाला है। अगर मैंने विल लिखी और विल में लिखा कि मेरे जाने के बाद ये 2 करोड़ रुपए की एफडी मेरी वाइफ की हो जाए, तो विल में मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है, विल के थ्रू मिलने वाला टैक्स फ्री होता है। तो वाइफ को 2 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं देना, ब्रदर को 1 करोड़ के ऊपर टैक्स नहीं देना। रामू काका वो है जिनके पिताजी भी हमारे परिवार में काम करते थे, गार्डनिंग करते थे, मेरे बहुत सारे पिताजी के काम संभालते थे, और उसके बाद रामू काका ने मुझे भी पाला, मुझे भी बड़ा किया, और वो आज भी मेरे साथ है। उम्र मेरी कम है, उनकी ज्यादा उम्र है, लेकिन फिर भी मेरे से ज्यादा काम करते हैं। और मेरी विश है कि अगर मैं जिंदा रहा तब तो रामू काका का मैं पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन अगर मेरी आंखें बंद हो गई और मैं ईश्वर के चरणों में चला गया, तो उस केस के अंदर मुझे नहीं पता मेरा परिवार रामू काका की टेक केयर करेगा या नहीं करेगा। तो मैं अपनी विल में लिख गया कि रामू काका को 50 लाख रुपए मिले। अब ये 50 लाख जो रामू काका को मिलेंगे ये टैक्स फ्री मिलेंगे, फादर को भी जो 20 करोड़ मिलेंगे टैक्स फ्री मिलेंगे। सो विल के अंदर मिलने वाला पैसा टैक्स फ्री होता है, बिग बोनेंजा। इसको मैं एक स्टेप और लेके जाता हूं, राजकुमार जी, आप बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। आई नो कि आपको बहुत सारी चीजें पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस मेरे से एक बार में लिख लें, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चंस देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इस समय मेरा फोकस प्रेजेंटेशन पे है। आप मेरे से क्वेश्चंस बाद में एक ही बारी में कर लें। 5 मिनट और लूंगा मैं अपनी प्रेजेंटेशन को, 5 या मैक्सिमम 10 मिनट अपनी प्रेजेंटेशन को पूरा करने में, क्योंकि आप जैसे ही क्वेश्चन लिखते हैं मेरा ध्यान उधर जाता है। आप क्वेश्चन लिख लें, एक ही बार के अंदर मैं आपके सारे आंसर कर दूंगा। ये सभी के लिए है जी, सभी के लिए है। सो इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं। ये विल जब आई तो ये जो ब्रदर था जिसको कम पैसे मिले, इसने बोला मैं इस विल को चैलेंज करता हूं कोर्ट में, कि ये विल इन्होंने जब लिखी तो ये अपने होश में नहीं थे, इनके साइन नकली हैं, ये जो विटनेस के साइन है ना वो ठीक नहीं है, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें। और बोला कि पापा जी को तो पैसा 20 करोड़ मिल रहा है, इतना तो मिलना ही नहीं चाहिए, और मैं इस बिल को चैलेंज कर रहा हूं कोर्ट में। और फादर जो थे वो समझदार आदमी थे, उन्होंने सबको बुलाया, बोला बेटा मेरा बेटा भी चला गया, मुझे भी दुख है, तेरा भाई चला गया, मुझे भी दुख है। अगर तुझे लगता है मुझे 10 करोड़ रुपए या कुछ पैसे फालतू मिले,
एक काम कर, मैं इस 10 CR में से, इस 20 CR में से 10 तेरे को देता हूं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोर्ट में मत जा। अगर कोर्ट में जाएगा तो पूरे के पूरे परिवार का जग हसाया होगा। पूरे के पूरे परिवार में जितनी संपत्ति है, जितना परिवार है, बहनें हैं, भाई हैं, उन सबको भी आना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि ये सारा तामझाम पूरी दुनिया के सामने हो। और मैं चाह रहा हूं कि हम एक सेटलमेंट कर लेते हैं, पकड़ ये 10 CR मैं तेरे को एक्स्ट्रा देता हूं। तो टैक्स के अंदर मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, ये जो ब्रदर को 10 CR फादर से जो मिला, दैट इज ऑल्सो टैक्स फ्री। ये जो विल के थ्रू मिला, ये तो टैक्स फ्री है ही है। और विल को कोर्ट में या कहीं और फाइट से बचाना या किसी और लिटिगेशन से बचाने के अंदर जो इन लोगों के बीच के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वो भी पूरे का पूरा टैक्स फ्री है। अगर आपको यहां तक की चीजें समझ में आ गई, प्लीज एंड प्लीज टाइप एक्साइटेड। अगर आपको यहां तक की सारी चीजें अभी तक समझ में आई हैं और आप उससे उस कंटेंट से और कॉन्टेक्स्ट से हैप्पी हैं, आई वांट कि आप लिखें एक्साइटेड, क्योंकि मुझे पता लगे कि आप सुन रहे हैं, कि ऐसा ना हो आप नाश्ता कर रहे हैं, आप तो चाय पी रहे हैं, आप तो अपने 10 काम और कर रहे हैं। कोई भी काम जब तक फोकस से नहीं करते, कान में नहीं जाता, दिल में नहीं जाता। और मैं आपको $1,000,000 $1,000,000,000 $1,000,000,000 का कंसेप्ट दे रहा हूं। सो आई नीड राइट डाउन एक्साइटेड, राइट डाउन एक्साइटेड। यार 228 लोग इस वेबिनार को लाइव देख रहे हैं जूम के थ्रू, और इतने ही लोग फेसबुक के थ्रू देख रहे हैं। सो आई नीड एक्साइटमेंट। मैं आपको इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं अपने परिवार को यूनाइटेड रखने के लिए, जिंदगी भर हैप्पी रखने के लिए। एंड कैन यू गिव जस्ट राइट एक्साइटेड सो दैट आई कैन नो कि 300 लोग या 400 लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनके फायदे की कोई चीज मैं शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर ह्यूज रेस्पॉन्स। थैंक यू, ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर द ह्यूज रेस्पॉन्स। सो विल में मिलने वाला, जिन लोगों ने नहीं लिखा, प्लीज कीप ऑन टाइपिंग, कीप ऑन टाइपिंग। क्योंकि अगर कोई चीज मैं आपको अपने दिल से दे रहा हूं, मैं इस समय कोई प्रोफेशनल नहीं देख रहा कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहा, क्या है। मेरा लाइफ का एक मिशन है, सबकी सेहत अच्छी हो, सबके परिवार खुश से रहें, सबके परिवार यूनाइटेड रहें, और उसके लिए मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बिकॉज मेरी नीड मेरा गॉड देख रहा है, और गॉड ने ही मुझे भेजा है कि आपको आज सुबह 8 बजे ये सारी चीजें बताऊं, जिससे कि घर घर में जिंदगी भर खुशी रहे। एक्साइटेड, वेरी गुड, लव इट, लव इट, आई गॉट योर लव, आई गॉट योर लव। द नेक्स्ट इज दैट मेरे ना टोटल 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं जिसमें कि मैं आपको कंपेल करूंगा कि आपने अपनी विल लिखनी है। अभी मैं सिर्फ 5वें पॉइंट पे हूं, और राजेश भाई ने मेरे को सिर्फ 9:15 बजे तक का टाइम दिया है। सो हो सकता है मैं आप थोड़ा सा फास्ट हो जाऊं, क्योंकि मुझे आपके क्वेश्चन आंसर भी लेने हैं। सो 5वां पॉइंट। राकेश जी, आप अपनी बात को 5 मिनट में समेटेंगे, फिर सवाल जवाब भी लेने पड़ेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी। तो मैं बस सिर्फ ये वाला टॉपिक ले रहा हूं, फिर उसके बाद मैं अपने वाले पार्ट को क्लोज करूंगा जी। बाकी 5 टॉपिक फिर कभी देख लेंगे जी। सो यहां पे मैं कह रहा हूं, यू डिसाइड हु विल वाइंड अप योर अफेयर्स ऑफ द स्टेट। आपने पीपीएफ खोला, कंपनी खोली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली, एलएलपी खोला, 1 घर बनाया, 2 घर बनाया, बंगला बनाया, रिजॉर्ट बनाया, हॉस्पिटल बनाया, ट्रस्ट बनाई, और नंबर ऑफ जगहों पे पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर मैंने विल नहीं लिखी, इस सब को कौन डिसाइड करेगा, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जुडिशरी डिसाइड करेगी। और जुडिशरी हो सकता है आपके केस में एग्जीक्यूटर भी अपॉइंट कर दे, और जब एग्जीक्यूटर अपॉइंट करेगी, वो हो सकता है कोई एक्सटर्नल बंदा हो। क्या मेरी प्रॉपर्टी, पहले चीज तो पूरी मेरी लीगेसी मेरे परिवार को तब मिले जब कोर्ट डिसाइड करे, और कोर्ट भी किसी एक पर्सन को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करे, और एग्जीक्यूटर अपॉइंट करने के बाद वो पर्सन मेरी लीगेसी को डिस्ट्रीब्यूट करे। ये तो मेरा सपना भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि यार अगर इनके भगवान ना करे मुझे आज कुछ हो गया, आंखें मेरी बंद हो गई, तो मेरा बड़ा भाई
मेरी विश के हिसाब से मेरी प्रॉपर्टीज और मेरी लीगेसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। और वो कहां लिखा हुआ है? विल में लिखा हुआ है। और विल में मैंने एक एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया हुआ है। एग्जीक्यूटर का रोल है कि जो चीजें मैंने विल में लिखी है उसी के हिसाब से वैसी सारी चीजें कर दे। और अगर ना विल लिखी ना एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया, बी ओपन, अपनी फैमिली को तैयार रखना, उनको बता देना कि कोर्ट में क्या क्या होता है, कैसे फॉलो अप करना पड़ता है। और हैप्पीनेस तो पता नहीं कहाँ रहेगी, यूनाइटेडनेस मुझे नहीं पता कहाँ रहेगी। लेकिन प्लीज, अगर आप मेरी आज मैं अपना 50% कंटेंट आपको डिलीवर कर पाया, लेकिन उस 50% के अंदर मैंने ना आपको $1 बिलियन के आइडियाज, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट दिया है। मैं अभी सवाल लूंगा जी 2 मिनट और, क्योंकि 5 मिनट दिए राजेश भाई ने वाइंड अप करने के लिए, 2-3 मिनट और लूंगा। सो प्लीज आप अपनी विल के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक नेक्स्ट स्लाइड। कुछ मैं ऑल ओवर इंडिया बुलेट प्रूफ विल मास्टरी को प्रमोट करता हूं, जहां पे कि मैं लोगों की विल उन्हीं के द्वारा बनवाता हूं। अभी कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, आप और मैं सब लोग घर पे बैठे हैं। आप अपने घर पर बैठकर ही विल अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास एडवाइजर है तो आप एडवाइजर से करेंगे, बट किसी वजह से आपके पास एडवाइजर नहीं है, आप ऑनलाइन अपनी विल क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया 2 घंटे, मैं आपको विल के ऊपर 2 घंटे मैं ऑनलाइन आपको विल के ऊपर डिटेल में बताऊंगा। प्रोबेट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, स्टैम्प पेपर पे लिखना है या नहीं लिखना, टेस्टेटर क्या होता है, बेनिफिशियरी क्या होता है, विटनेस क्या होता है, ये सारी चीजें। बोनस दूंगा मैं आपको कि आप 2 घंटे की मेरी टॉक होगी, प्लस इसमें मैं आपको मटेरियल भी दूंगा कि आप अपनी विल घर बैठ के खुद बनाएंगे। उसका मैं फॉर्मेट दूंगा, आपने सिर्फ अपना नाम, एड्रेस और फिक्स एसेट्स और आपके पास जो मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं उन सबको डालना है, जिससे कि आपकी विल आपके घर बैठे तैयार हो जाए। और ये विल आपकी फर्स्ट विल होगी, फाइनल विल नहीं होगी। अगर आपके केस में नंबर ऑफ मैटर्स इन्वॉल्व है, आई विल रिकमेंड गो टू योर एडवाइजर। बट पहली फर्स्ट विल तैयार कर लीजिएगा। बोला जाता है फर्स्ट वर्जन इज बेटर देन नॉन वर्जन। अभी कल हमारे डिफेंस कॉलोनी के अंदर मेरे एक नॉन के अंदर किसी की मिसहैपनिंग हुई। वो ज्वेलर है, बहुत बड़े ज्वेलर है। वो अंकल की कोरोना की वजह से डेथ हुई, और जब कोरोना उनको हुआ वो हॉस्पिटल में गए, वापस पार्थिव शरीर भी नहीं मिला। उसके बाद उनकी वाइफ को भी कोरोना है, वो आज की डेट के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके बहू और बेटे को भी हो चुका है। नोबडी इज देयर। सो बी प्रिपेयर लीगली, अपने आप को समय पे मत छोड़ना। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस एक्स्ट्रा दूंगा कि किस तरीके से हम अपनी कंपनी को कैश रिच कर सकते हैं पोस्ट कोरोना आज भी। इसके अलावा मैंने बताया 1 लाख करोड़ रुपया पीएफ, म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स बहुत जगहों पे अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, बिकॉज हम अपने परिवार को बताते ही नहीं है मैंने इन्वेस्ट कहां किया हुआ है। तो मैं आपको फॉर्मेट दूंगा 28 पेज का, जहां पे कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मेंशन करेंगे, जिससे कि अगर मैं अगर आज रात को आंखें नहीं खुली कल सुबह मॉर्निंग के अंदर, तो मेरी लीगेसी मेरे परिवार को इमीडिएटली मिल सके प्रॉपर वे के अंदर। इसके लिए जो टोटल हम लोग चार्ज करते हैं वो 21,000 का ये टोटल 1 2 3 4 पैकेज है, जिसमें चीजें आती हैं। बट क्योंकि आई नो इस टाइम के अंदर मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं, इसीलिए ये 21,000 नहीं है, ये अमाउंट है 4999 ओनली प्लस जीएसटी। जो लोग चाहते हैं अपने परिवार को हैप्पी रखना, यूनाइटेड रखना, और ये 4 बोनसेस मेरे से लेना चाहते हैं, आप मेरे मोबाइल पर 9810066717 9810066717 आप मुझे सिर्फ मैसेज कर देंगे इंटरेस्टेड, मैं आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेज दूंगा। और ये प्रोग्राम आज शाम को 4 बजे से शुरू होने जा रहा है। 117 लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी विल को घर बैठे लिखना और प्लस 3 बोनसेस एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को मैसेज करेंगे मोबाइल नंबर पे, जिससे कि मेरी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी। सो ये था जहां पे कि मैं आपको विल की इंपॉर्टेंस बताने के लिए।
आज राजेश भाई ने मेरे को इनवाइट किया, एंड आई थैंक यू राजेश भाई एंड ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने इसको सुना। नाउ राजेश भाई, ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर। और बहुत बहुत धन्यवाद राकेश भैया, आपका कोई जवाब नहीं। मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले तो आपका एक सत्र पार्ट 2, आपने आज बहुत सारी बातें नहीं हम 1 घंटे में कर पाए। कितने लोग चाहते हैं कि दोबारा से राकेश जी को बुलाऊं? एक बार यस लिखिए। कितने लोग चाहते हैं कि पार्ट 2 का कार्यक्रम करूं और राकेश जी को दोबारा से बुलाऊं? कितने लोग चाहते हैं? अगर 100 लोग चाहेंगे तो ही बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। अभी 100 लोग जब कहेंगे तो ही बुलाऊंगा, नहीं तो नहीं बुलाऊंगा। अब मुझे लग रहा है कि अब 70 के करीब लोगों ने हाँ कर दी है, तो कुछ मैं सोच सकता हूं। ओके ओके, ये तो चैट बॉक्स भर गया। आपकी टीआरपी बहुत ज्यादा हो रही है राकेश भैया, मुझे ईर्ष्या हो रही है आपसे। तब राजेश भाई, आप एक चेला हूं मैं। नहीं भैया, ये आपकी ग्रेटनेस है। राकेश जी, आपके क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा, लेकिन अभी हमारे बीच में हमारे एक मेहमान आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्था सेवा भारती के दिल्ली प्रांत के महामंत्री डॉक्टर राम कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। 24/7 जो सेवा में लगे हैं, इस सेवा में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भिवानी परिवार मैत्री संघ और चेतना का भी रहा है। आज वो हमको अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं। इतने इस महामारी के समय में वो अपना समय निकाल कर आए हैं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर राम कुमार जी 2 शब्द जरूर कहें इस सेशन में, फिर मैं सवाल जवाब लूंगा। राम कुमार जी को ओपन करिए सचिन भैया, डॉक्टर राम कुमार को। डॉक्टर राम कुमार जी को ओपन कर दीजिए। डॉक्टर राम कुमार, सचिन। हाँ जी, हाँ जी। राम कुमार जी को ओपन किया? ओपन करने का कोशिश है, लेकिन उनका सर्च में डाल लो डॉक्टर राम कुमार। जी जी, अनम्यूट है, वो अनम्यूट है। भाई साहब बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर राम कुमार जी, आप अपने एंड से एक बार अनम्यूट होने का कोशिश कीजिए। बोलिए सर, बोलिए। हो गया। समाज के सभी सजग प्रहरियों को मेरा प्रणाम है। और अभी जो राकेश जी ने विषय लिया, ये बहुत अच्छा विषय था और सबको सचेत करने वाला और रिलैक्स देने वाला, माइंड को कूल करने वाला विषय था। हम सब अपने जो भिवानी परिवार मैत्री संघ है, चेतना है, इन सब परिवारों को धन्यवाद देते हैं। और सेवा भारती ने जो सबसे पहला इस कोरोना आपदा में काम शुरू किया, तो सबसे पहला हाथ हमें किसी ने बढ़ाया मदद का, तो वो भिवानी परिवार है। और इस भिवानी परिवार के सहयोग के बाद तो फिर ढेर सारी समाज में लाइन लग गई। इस सारे समाज के सहयोग के कारण से सारी दिल्ली के अंदर अभी हम 179 प्लेसेस पर किचन चला रहे हैं। उन किचन के माध्यम से प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक लोगों को भोजन करा रहे हैं। इसमें झंडेवाला मंदिर प्रतिदिन 30,000 लोगों का भोजन देता है। इस्कॉन हमको 18,000 लोगों का भोजन देता है। शनिधाम मंदिर हमें 500 लोगों का देता है। गुरुजी का आश्रम देता है। माँ अमृतानंदमयी देता है। ऐसे ढेर सारे मंदिर भी हमें 207 मंदिर हमें या तो अपना स्थान उपलब्ध करा रहे हैं या हमें राशन दे रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारे ट्रस्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्टल जनरल, ऐसे बहुत सारे लोग जो आकर के मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। अभी तक हम 1.5 लाख परिवारों को 15 दिन का राशन मुहैया करा चुके हैं। हमने एक कॉल सेंटर बनाया हुआ है। इस कॉल सेंटर में इसका नंबर जो आप सबके पास भी होगा 8010066066, इसके माध्यम से हमें कॉल्स आती हैं समाज से। हमारा कार्यकर्ता उस आई हुई कॉल के स्थान पर उसकी आवश्यकता को जानने के लिए पहले मिलने जाता है और मिलने के बाद में वहां पर वो अपनी जो आवश्यकता है उसको समझ करके उस आवश्यकता के बारे में उनकी पूर्ति करता है। जानने से ये भी समझ में आता है कि वास्तविक स्थिति क्या है, परिवार का स्ट्रक्चर क्या है, जो हम दे रहे हैं इससे इसकी पूर्ति होगी भी या नहीं। तो इसलिए मिलकर के देना, हमें ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ आप लेने आएंगे, हम उनके यहाँ देने जाते हैं।
तो इस कॉल सेंटर के माध्यम से केवल भोजन ही नहीं तो स्वास्थ्य के लिए भी काम चल रहा है। इसमें चिकित्सक भी जुड़े हुए हैं और चिकित्सक उन सारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। तो लोगों के घर पर पेशेंट्स की दवाई पहुंचाना, पेशेंट को ट्रांसपोर्टेशन देना, अगर किसी की डिलीवरी होने वाली है तो हॉस्पिटल मुहैया कराना, हम जितने प्रकार के सेवा के कार्य विचार कर सकते हैं समाज के सहयोग से, ऐसे सभी प्रकार के सेवा के कार्य भिवानी परिवार, चेतना, ऐसे बहुत प्रकार के समाज के लोग जो हमें सहयोग कर रहे हैं, उसके कारण से हम ये समाज की इस समय जो आपदा है, इस आपदा में जो एक विश्वास की डोर है कि हम अनाथ नहीं है, हमें किसी ने छोड़ा नहीं है, हमारे व्यापारी ने हमें छोड़ा नहीं है और हम भूखे नहीं है। समाज के प्रति जो जरूरतमंद है उसके अंदर विश्वास बना रहे, इस विश्वास को कायम करने में भिवानी परिवार का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम भिवानी परिवार के सभी सदस्यों को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आपका धन्यवाद। कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझे, मेरा नंबर है 93139312936897 पर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। किसी की जरूरत हो तो आप हमें बताएंगे, हम निश्चित रूप से उस जरूरत को पूरा करने में आपके सहयोग से सहयोग करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब अगर मोबाइल नंबर दोबारा से बोल दीजिए। 9312936897 ये मेरा नंबर है और कॉल सेंटर का नंबर है 8010066066। सचिन मेहता के दोनों नंबर टाइप करके चैट बॉक्स में डाल दो। सचिन मेहता के दोनों नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी डल गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और आपने समय निकाला है। मैं जानता हूं आपकी व्यस्तताओं को। दोस्तों एक निवेदन करना चाहता हूं, भिवानी परिवार मैत्री संघ और चेतना ने मिलकर लगभग 25 लाख रुपए आप लोगों ने जो सहयोग दिया हम दोनों संस्थाओं को, वो सेवा भारती के माध्यम से हम समाज सेवा में लगा चुके हैं। अभी भी हमारे महामंत्री दिनेश गुप्ता जी इस समय जुड़े हुए हैं। मैं प्रार्थना करूंगा अगर आपने इस महामारी के लिए अपनी पवित्र कमाई का कुछ हिस्सा नहीं दिया है तो मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है 98-110-48-542। मैं आपका होस्ट हूं, भिवानी परिवार का प्रेसिडेंट हूं, चेतना का प्रेसिडेंट हूं। आप अपना सहयोग हमको दीजिए। भिवानी परिवार और चेतना दोनों संस्थाओं के पास ATC है और ये सारा धन हम सेवा भारती के माध्यम से समाज की सेवा में खर्च कर रहे हैं। राम कुमार जी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आज सब लोगों ने आपको सुना और जिसको कोई सवाल पूछना होगा तो आपको मोबाइल पे सीधा आपको फोन लगा लेगा। दोस्तों अब समय रह गया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय रह गया थोड़ा, 1-2 सवाल लेता हूं और दोबारा से बुलाएंगे आदरणीय राकेश जी को। आइए एक सवाल पूछते हैं। राजकुमार गुप्ता जी को मैं ओपन कर रहा हूं। राजकुमार गुप्ता जी पूछिए। सर मैं एक बात किससे हो रही है? सवाल कीजिए सर। हेलो कीजिए। हाँ सर, मैं ये बोला था कि मेरी उम्र कम है, मैं 30 इयर्स का हूँ और मैं अनमेरिड हूँ, क्या मैं विल बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं जी। विल बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करने के बाद देखिए कि आप क्या चाहते हैं कि जिस दिन आप इस धरती को छोड़े तो वो जो एसेट्स आपने कमाई है वो किसको देना चाहते हैं। अगर आप वो किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट या किसी जगह दान करना चाहते हैं तो वो भी आप विल के थ्रू कर सकते हैं, या परिवार में किसी के नाम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके लिए तो ये बहुत जरूरी है विल करना। आपको आंसर मिल गया जी मेरे आपके क्वेश्चन का? जी महेंद्र सरावगी जी, महेंद्र सरावगी जी वृंदावन से। महेंद्र जी सवाल पूछिए। बस महेंद्र सरावगी जी सवाल पूछिए। इनका सेशन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू जी। सवाल कीजिए सर। मैं आपका ना इनके टच में रहूंगा बाद में। ओके फाइन, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन? अभी आ रहा है जी। रामानंद आंचल, रामानंद आंचल, रामानंद जी सवाल पूछिए। रामानंद आंचल, मेरी आवाज आ रही है रामानंद जी? हाँ आपकी आ रही है सर। बोलिए बोलिए। हाँ राजेश भाई नमस्कार, राकेश जी नमस्कार।
हाँ नमस्कार जी, हाँ, नमस्कार। बहुत से सर, बहुत बढ़िया आपने बिल के बारे में तो बहुत काफी नॉलेज दी है, और बिजनेस के प्रोग्रेस के बारे में भी आप बोलने वाले थे, बट टाइम नहीं मिला, तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप टाइम दें राजेश भाई, जब मुझे कान पकड़ के लाएंगे मैं आपके सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। राजेश भाई के पास पूरा रिमोट है मेरा। थैंक यू जी, थैंक यू। प्लीज आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछिएगा बिल से रिलेटेड। अतुल रंजीत कुमार। जय हिंद राकेश जी, जय हिंद राजेश जी। बोलिए। बहुत अच्छा व्याख्यान आज आपने दिया है, बहुत स्पष्ट था और समझ में भी आया। एक प्रश्न है कि बीमा कंपनी जब पॉलिसी इशू करती है तो क्यों नहीं इसे अनिवार्य बना दिया जाए कि नॉमिनी उसमें तय हो, और हम तो ये चाहेंगे कि वसीयत भी उसमें मतलब एक इम्पोर्टेंट एलिजिबिलिटी उसको मतलब निर्धारित करें, जिससे अनावश्यक विवाद कोर्ट में ना रहे, जो बीमा कंपनियां या जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस इंटरेस्ट को एंजॉय ना करते रहे। मतलब आपका सवाल का आंसर बोलिए। इंश्योरेंस कंपनी का काम लोगों को इंश्योरेंस सेल करना है, और वो ये मान के चलती है कि आपके घर में कोई लिटिगेशन नहीं है, और नॉमिनी का जो नाम लिखा गया है सिर्फ नॉमिनी ही पैसा लेने आएगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्योंकि हर घर का, हर परिवार का एक अलग अलग कॉम्पोजिशन है, तो अगर वहां पे वो विल कंपलसरी कर दे तो ये एक ना प्रोसेस को लेंदी करने वाली बात हो जाएगी। सो हमें समझना होगा, मेरा पैसा है तो मेरे को ही प्रोटेक्ट करना है अपने परिवार के लिए, तो विल एक सेपरेट चैप्टर है, बाइंग इंश्योरेंस एक सेपरेट चैप्टर है। और नॉमिनेशन एक्ट में अगर आप पढ़ेंगे तो नॉमिनी सिर्फ कस्टोडियन है एसेट्स का, और ये एसेट्स को लेने के बाद उसको बेनिफिशियरी को देना पड़ेगा। सो हमें लॉ की भी रिस्पेक्ट करनी है, और हर पर्सन जिस जिस पर्पस के लिए बना है वो ही काम करेगा। बीइंग ए एंटरप्रेन्योर, बीइंग ए बिजनेसमैन, आपको और मेरे को विल करनी है, दैट इज पीरियड, दैट इज पीरियड। यस जी। एडवोकेट संजय जैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजय भाई। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ancestral property. Can a father gift his ancestral property to one of his son? नहीं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अगर वो है तो आप उसको गिफ्ट नहीं कर सकते हैं जी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका शेयर है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके पूरे नीचे की जो चेन जा रही है वो पूरी चेन तक जाएगी। प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल ना बने, इसीलिए मैं बिल लिखवाना चाहता हूं, जिससे कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी और एब्सोल्यूट राइट सेकंड पर्सन का हो जाए। एक बार प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बन गई तो कंपनी मान ले 10,500 करोड़ तो LIC थोड़ी रहेगा। अरे भाई ये बंद करो, ये बंद करो। रंजीत जी मोबाइल बंद करो। रंजीत जी माइक्रोफोन बंद करो। मैंने म्यूट कर दिया उनको, म्यूट कर दिया उनको। गड़बड़ करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी 13 सवाल हैं और समय रहा नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं और राकेश जी से निवेदन करता हूं कि वो सेशन 2 के लिए समय दीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूं नेक्स्ट वीक में मैं ये सेशन करूंगा, और जितने भी सवाल, शुरुआत हम सवाल जवाब से करेंगे, पहले आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, और राकेश जी ने अपना मोबाइल नंबर आपको दे दिया है। आपकी कोई पर्सनल कोई आपकी क्वेरी है तो राकेश जी को सीधा फोन करके आप उनसे बात कर सकते हैं, मेरा नाम भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, राम कुमार जी को हम लोगों ने सुना है, सर आप लोग मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं दुखी होकर यह बात कह रहा हूं। हम इतनी अच्छी चर्चा करते हैं और आपका कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, ये मेरी शिकायत भी आप दर्ज कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमने मानव के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है, देश समाज मानवता के लिए कुछ काम करो। कुछ नहीं कर सकते हो तो कुछ लिखो, कुछ नहीं लिख सकते हो तो कुछ बोलो। ना देश समाज मानवता के लिए कुछ कर सकते हो, ना लिख सकते हो, ना बोल सकते हो, तो जो लिख रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उनकी कम से कम पीठ तो थपथपाओ कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके पांव में कांटे तो मत चुभो। तो मेरा निवेदन है, एक तो मेरी फेसबुक पर मैं हर दिन की क्लास का पोस्टर डालता हूं, उसको मैक्सिमम लोग शेयर कीजिए, ये निवेदन है। और ये आपके पास जब लिंक आता है, क्लास का पोस्टर आता है, तो 500 लोगों को भेजिए, जिससे इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। कल हम 25वें सत्र में चले जाएंगे। कल हमारी सिल्वर जुबली है और कल का सत्र मैंने महिलाओं को समर्पित किया है। आप कल अपनी पत्नी को अपने सत्र में अपने साथ रखेंगे और लॉकडाउन और महिलाओं की चुनौतियां, इस विषय पर हम बात करेंगे। और विश्व विख्यात कवित्री जो लगभग 30 देशों में काव्य पाठ कर चुकी हैं,
राष्ट्रपति भवन से लेकर प्रधानमंत्री तक जिनकी चर्चा करते हैं, ऐसी देश की बहुत बड़ी कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले आपसे बात करेंगी। कल ये हमारा सिल्वर जुबली सत्र है, वो हास्य व्यंग सब तरह की कविताएं भी आपको सुनाएंगी और इसमें चर्चा भी करेंगे इस विषय के ऊपर। तो आप मेरा साथ देंगे, मुझे भरोसा है। फेसबुक पोस्ट को भी शेयर करेंगे और आप जो लिंक आपके पास आएगा उसको भी 500 लोगों तक भेजेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। राकेश जी का सत्र अगले सप्ताह में मंगल, बुध या वीरवार को फिर होगा और जो भी आपके सवाल होंगे उनका हम आंसर करेंगे। आज आपको समय नहीं दे पाया, उसके लिए माफी चाहता हूं। आइए आप अपनी प्रतिक्रिया चैट बॉक्स में दीजिए, आपको आज का सत्र कैसा लगा। मैं शांति पाठ के लिए राकेश जी का दिल से धन्यवाद, उन्होंने बहुमूल्य समय दिया। राकेश जी को सीधे मोबाइल पर आप बात कर सकते हैं, उनसे आप बात कीजिए। अभी हम शांति पाठ करते हैं। सचिन, शांति पाठ को प्ले करो।